गुड इवनिंग सभी को। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? चलिए बिल्कुल मस्त होंगे, अच्छे होंगे और ठंडी का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे होंगे। और बिल्कुल इस ठंडी से बच के भी रहना है, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को उठना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना टाइमिंग बना लिया होगा और सुबह उठना चालू कर दिया होगा। हालांकि कुछ तो नालायक ऐसे होंगे जो अभी नहीं उठेंगे, फिर पेपर टाइम में अलार्म लगा लगा करके 3-3 बजे बोलेंगे आज तो हमको साले पेपर सॉल्व कर देना है। 3 बजे रात से एकदम से उठ के अलार्म लगाना चालू, 3 बजे अलार्म बजा, बगल पे रखे रहते हैं, पास ही में रखे रहते ताकि उसको तुरंत बंद भी कर सके ना, क्योंकि 3 बजे बजेगा, उठना तो है नहीं, फिर 3:30 का लगाएंगे, फिर 4:30 का, फिर 5 का, फिर 5:30 का, उठना तो 8 ही बजे। ऐसे नालायकों को तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो अपनी तैयारी एकदम से कंटिन्यू करें, और बाद में उठने से अच्छा है कि अभी से उठ करके अपनी तैयारी पे लग जाइए, ठीक है? क्योंकि बाद में आप उठेंगे, आपका प्रॉब्लम रहेगा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये फलाना ढिकाना। अभी तो टाइम है, तो अभी से आप अपनी टाइमिंग को सेटअप कर लीजिए। और प्लीज़ सभी लोग, मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे चालू करना था, लेकिन चूंकि आप सबको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं एनटीपीसी का, और उनमें से मैं भी एक अभ्यर्थी हूं जो जिसे पेपर देना है। दैट्स वाइज ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो ये क्लास तो बंद नहीं कर सकते अकाउंट वगैरह की या इंग्लिश की, रेगुलरली अपन को करना पड़ेगा। बंद का मतलब 1 या 2 दिन भी डिले नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाइज थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। मेरा जैसे एग्जाम हो जाएगा तो मैं वापस से उसकी क्लास चालू कर दूंगा, ठीक है? बिल्कुल, आप सबको पता है एनटीपीसी के एग्जाम चालू हो गए हैं 28 तारीख से, इसी 28 से एग्जाम चालू है। आपके घरों में भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने इसका फॉर्म भरा रहा होगा। चलिए फिलहाल उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि बाद में अच्छी मेहनत करने से अच्छा है कि अभी से मेहनत करना चालू कर दो, ताकि बाद में बाहर कमाएं। एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी मेहनत करना चालू कर दीजिए। प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। आपको पूरी प्लेलिस्ट दी जा रही है। कभी भी एक सिंगल बच्चा बचा दे जिसने हमारा बैच लिया हुआ और उसने अगर हमसे प्लेलिस्ट मांगी है या हमसे कोई PDF मांगी है और अमित सर ने नहीं दिया हो, आपको पूरी क्लासेस दी जा चुकी हैं। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की सारी क्लासेस आपके पास है, सारी इंग्लिश आपके पास है, सारी टेक्स्ट बुक आपके पास है, वर्कबुक आपके पास है। आपको अकाउंट की पूरी थ्योरी, पूरे सवाल सबकी पूरी PDF बाकायदा एक चैप्टर से दी गई है। बस आप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करिए और अच्छे तरीके से नंबर लाइए। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ब्लूप्रिंट समझ में नहीं है। पता नहीं कैसे नहीं समझ में आया ब्लूप्रिंट। भाई ब्लूप्रिंट समझने का कोई इतना बड़ा रीजन है नहीं कि आपको समझ में क्यों नहीं आया। एक चीज याद रखिएगा, पहले 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे। इस बार से 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं कैसे बात को समझो। जैसे आपने साझेदारी फर्म का समापन चैप्टर पढ़ा है, बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है? क्या पढ़ा है आपने? साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी फर्म का समापन, ठीक है? साझेदारी फर्म का समापन, ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। फिर अगर बात की जाए तो अंश पूंजी लेखे, फिर अगर बात की जाए तो क्या है? अंश पूंजी लेखे, अंश पूंजी के लेखे, ये चैप्टर भी आपने कंप्लीट कर लिया है जैसे कि आप सबको पता है। और फिर अगर बात की जाए ऋणपत्र संबंधी लेखे, फिर अगर बात की जाए तो क्या है? ऋणपत्र संबंधी लेखे, ऋणपत्र संबंधी लेखे, ऋणपत्र संबंधी लेखे। अगर बात की जाए तो ये चैप्टर भी लास्ट चल रहा है। मुश्किल से 2 या 3 दिनों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके पहले के भी चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अवकाश गण बचा हुआ है, वो करवा दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश आपको पढ़ना नहीं, आपको पहले ही बता दिया गया था। अब साझेदारी फर्म के समापन से जो आना है वो 10 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है? 10 नंबर का आना है। अंश पूंजी लेखे से कितने नंबर का आना है? 12 नंबर का आना है। ऋणपत्र संबंधी लेखे से कितने नंबर का आना है? 12 नंबर का आना है। बात को ध्यान से यहीं पे समझ लेना, ठीक है? बार बार फिर मुझे मैसेज मत करना कि सर हमें समझ में नहीं आया सारा कॉन्सेप्ट। टोटल अगर बात की जाए नंबर ऑफ की, तो टोटल कितने नंबर का आना है? इन तीनों चैप्टरों से मिला के 34 नंबर का। इसी तरीके से बाकी यूनिट वाई यूनिट में बटे हुए, मैं एक यूनिट को उठा रहा हूं 5, 6, 7, ठीक है? अच्छा, तो 34 नंबर का आना है। इसका कुल नंबर कितने होंगे? 34 नंबर होंगे, जिसमें से साझेदारी फर्म का समापन 10 नंबर, अंश पूंजी का लेके 12 नंबर, ऋणपत्र संबंधी लेके 12 नंबर। अगर बात की जाए तो इसमें से जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इन तीनों से मिला करके 10 आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? बोले 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। और अगर बात की जाएगी तो इन 10 ऑब्जेक्टिवों में से इनके टोटल नंबर कितने रहेंगे? बोले 10 नंबर रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब इस 10 ऑब्जेक्टिव में
3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ के रहेंगे, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ के रहेंगे, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ के रहेंगे। प्रॉपर तरीके से अभी नहीं बटा हुआ है, बात को समझे रहना। अगर बात की जाए तो फिर 2 नंबर का आना नहीं है। 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर के प्रश्न कितने रहेंगे? बोले 3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे। अगर 3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे तो टोटल कितने नंबर होने वाले हैं? बोले 12 नंबर होने वाले हैं। कितने नंबर होने वाले हैं? 12 नंबर। 12 नंबर 3 नंबर के 4 प्रश्न का मतलब क्या है? 2 प्रश्न 3 नंबर के यहां से हो सकता है, एक यहां का हो सकता है, एक तो कंपलसरी यहां का होगा। वैसे तो नियम था ये कहता था पिछली बार से कि 3-3 नंबर के यहां से 2 आते थे, लेकिन इस बार एक ही आएगा। एक यहां से आ सकता है, एक 2 यहां से आ सकते हैं। तो मोस्टली ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो यहां से क्योंकि 12 का तो ये और ये दोनों से आना है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मैंने बोला क्यों इंपॉर्टेंट के लिए, जैसे मतलब अदत्त याचना है, बकाया याचना है, अग्रिम याचना है ना, ये सब चीजें चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की हो, लिखना सेम है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्यों लिखना सेम है? सब कुछ बताया जा चुका है। अब मत बोलना बकाया याचना आएगा तो किसका लिखेंगे? अंश पूंजी का कि ऋण पत्र का। ठीक है, स्टूपिड वाले क्वेश्चन मत किया करो। चलो ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर 4 नंबर का आने वाला है। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने रहेगा? 12 नंबर का रहेगा। अगर बात की जाए इन तीनों का टोटल तो 12 दूनी 24, 10 34 नंबर का रहेगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो इस फॉर्मेट में बटा हुआ है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा था, जब मैंने आपको रियलाइजेशन पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। हालांकि मैंने वहां पे पढ़ा दिया क्योंकि हो सकता है कि ये 3 तो जो 4 नंबर के आने हैं उनमें से यहां से भी एक 4 नंबर का आ जाए। तो अगर 4 नंबर का आता है तो रियलाइजेशन के साथ हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल दे। हालांकि कभी नहीं देगा, ये 101% बात तय है, कभी नहीं देगा। 4 नंबर का भी अगर आएगा तो रियलाइजेशन ही आएगा, पार्टनर्स कैपिटल कभी नहीं आएगी। लेकिन आपको पढ़ के जाना है। तो सर पढ़ के क्यों जाना है? क्योंकि बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल है ना, अगर आपने वो पढ़ के गया ना बेटा, तो आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं यहां से भी आएंगे, यहां से भी, यहां से भी, तो ऑब्जेक्टिव जो है तो वो पार्टनर्स कैपिटल का एक आध ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाता है। कैसे आ जाता है? बोल दिया जाता है कि बताइए साझेदारों ने जो संपत्ति ली है वो उनके पूंजी खाते के डेबिट होती है कि क्रेडिट। अब आप बोलोगे सर पूंजी खाता तो इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आपने वो पूंजी खाता नहीं पढ़ोगे तो वो ऑब्जेक्टिव आप करके नहीं आओगे। तो इसीलिए अमित सर ने उसकी पार्टनर्स कैपिटल बताई हुई है। समझ में आ रहा है? बेटा टीचर हम हैं, आप नहीं हो, आप टेंशन मत लो। हमें पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ये ब्लूप्रिंट आ जाए, ये चीजें मैं कब से पढ़ा रहा हूं? जब से अगस्त से मेरी क्लास चालू हुई है। समझ जाए आप इस बात को। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए कि 3 नंबर में क्या, तो 3 नंबर का यहां से भी थ्योरी आएगी, यहां से भी आएगी, यहां से भी, अथवे में एक सवाल रहेगा, कंपलसरी है। उसी तरीके से 4 नंबर का भी रहने वाला है। तो कहीं से कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं बेटा। ठीक है, 4 नंबर का मोस्टली इन दोनों चैप्टरों से ही आएगा, ये बात कंफर्म है, और यहां से 3 नंबर का ही आएगा, ये बात भी कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कि 4 नंबर का इस बार दे, वैसे नहीं आएगा। 101% है कि 3 नंबर का दोनों यहां से आएगा, एक 3 का नंबर के यहां से आएगा, एक 3 यहां से आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहां से है, इनमें से एक एक्स्ट्रा इसमें भी बढ़ सकता है। मतलब यहां से 4 नंबर के 2 आ सकते हैं, और 4 नंबर के यहां से तो कंफर्म है एक ही आएगा, चाहे बट्टा हो चाहे प्रीमियम हो। यार अभी मुझे डिस्कशन मत करवा दो कि बट्टा प्रीमियम, मैं मोस्ट बता दूं बट्टा प्रीमियम, बाकी तू पढ़वे ना कर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, पूरा पढ़ते रहो। सब जो भी पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पे नहीं आएगा तो उससे थ्योरी कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा, थ्योरी का नहीं आएगा तो सवाल के कॉन्सेप्ट से आएगा, ऑब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट से आएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं अभी तक चल रहा है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कम पढ़ाया जा रहा। कम का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमित सर अकाउंट पढ़ाए और कम पढ़ाए, ये तो नहीं हो सकता। तो बेटा ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। इतने दिनों से परेशान थे ब्लूप्रिंट सर क्या होगा, ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आया ब्लूप्रिंट। ठीक है, बस 2 नंबर के जो क्वेश्चन हुआ करते थे ना वो हटा दिया गया, और 3 नंबर और 4 नंबर का रख दिया गया। अच्छी बात है ना, 3 नंबर 4 नंबर का कर दिया गया। तो मैं तो चाहता था कि इकट्ठा 7-7 8-8 नंबर के क्वेश्चन कर दे, खत्म करे 4-5 क्वेश्चन दे करके। बच्चा भी बेचारा बार-बार परेशान है क्वेश्चन नंबर करने से। समझ गए इस बात को? तो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 3 यूनिट में बटा है और तीनों यूनिट में ऑब्जेक्टिव का रोल यहाँ पे अहम हो जाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से 10-10 ऑब्जेक्टिव तीनों यूनिट से हैं, यानी 30 ऑब्जेक्टिव। जो 25 हुआ करते थे वो अब 30 हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव का काम बढ़ गया, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव का काम बढ़ा है वैसे ही थ्योरी का कॉन्सेप्ट बढ़ गया, और सवाल का भी। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें से 30 में से 10-12 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे रहेंगे जो नॉर्मल सबसे बन जाने वाले हैं। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध या नौ बोध, दुनिया की जो भी बोध किताब आप पढ़ते हैं या बुक आप पढ़ते हैं, जहां से भी जैसे है आपसे बन जाएगा। लेकिन उनमें से जो 15 ऑब्जेक्टिव होंगे वो इतने डिफिकल्ट होंगे कि वो उसी से बनेंगे जिसने पूरी क्लास ली होगी। मेरी नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, अगर विस्तार से उसने पढ़ाया होगा, पूरा डिटेल से उसने पढ़ाया होगा, तो निश्चित रूप से बनेगी। अब वसूली खाता किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र प्रकृति का होता है। वसूली खाता क्या होता है, क्यों, कब बनाया जाता है, कितने काल में बनाया
बनाया जाता है, जीवन काल में एक बार बनाया जाता है, फर्म के जीवन काल में एक बार बनाया जाता है, वसूली खाता, प्रगति क्या होती है, नाम मात्र प्रगति क्या होती है। तो ये सारी चीजें, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल के बारे में बात की है, जब भी हमने सवालों के बारे में बात की है, तो बेटा टू द पॉइंट पूरा उसका इतिहास खोल के रख दिया। अब ये प्रॉफिट है ना आपको मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। ये कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ तो टीचर भी ऐसे हो जाते हैं कि अपने बारे में स्टेटस लगा लेंगे कि कुछ लोगों ने बोल के रखा है कि क्या बोलते हैं उसको, कि यहां पे बोल दिया गया है कि ऑल टोटल बनेगा बच्चों से, ऐसे कैसे बन जाएगा। देखो ये कॉन्फिडेंस है, ये अमित सर का कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। अभी अभी पेपर भी हुए हैं गवर्नमेंट के, मिला लेना अगर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से आया होगा तो, ठीक है। तो हारे हुए व्यक्ति ही ऐसा बोलते हैं कि ऑनलाइन में ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। यहाँ पे प्रमाण करके बता रहा हूं, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर उठा के देख लो, अगर एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो मेरा नाम तो नहीं बदलना, नाम तो बड़ा प्यारा सा है, लेकिन आप चैनल में मैसेज कर करके जितना बोलना हो बोल डालना, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज फिर बोल रहा हूं, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 29 नहीं होगा अगर आपने पूरी थ्योरी और पूरे सवालों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा। कुछ बच्चे पूछा करते हैं कि सर थ्योरी का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़े सर। बेटा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा नहीं जाता है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव समझा जाता है। ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल के आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताइए आरण पर ब्याज पूंजी खाते में कहां लिखा जाता है, तो भाई नॉर्मल सी बात है। अब जिसने आरण पर ब्याज यानी पार्टनर्स कैपिटल बनाई ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की, उसे कहां से पता आरण पर ब्याज कहां लिखा जाता है। मैं पूछता हूं आरण पर ब्याज कहां लिखा जाता है, मैं पूछता हूं कि बताइए कि साझेदार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो फर्म का क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूं बताइए आरण पर ब्याज फर्म का क्या होता है, आहरण फर्म के लिए क्या होता है, पूंजी पर ब्याज पूंजी खाते के किधर लिखा जाता है, वसूली खाते में वसूली व्ययों को कहां लिखा जाता है, साझेदार के द्वारा जो संपत्ति ले ली जाती है वसूली खाते में कहां लिखी जाती है, पूंजी खाते में कहां लिखी जाती है। यही सारे तो ऑब्जेक्टिव इसी तरीके तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सब जितने मैंने बोल रहा हूं ना, जो बच्चे ने सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ ना उसको कच्चू पल्ले नहीं पढ़ा, और जिसने सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको सारी चीजें बन रखी हैं। और वैसे भी जब अमित सर पढ़ाते हैं ना तो बेटा A to Z पूरा पढ़ाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल हो चुका है जो ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया है 30 नंबर का हुआ है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी चीजें हैं और मैंने आपको पहले ही सारी चीजें वहां पे बता रखी हैं तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। तो बेटा सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, बस आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करो, बहुत अच्छे वीडियो होते हैं। आपको जितनी सुविधाएं मिली है यकीन मानिए, अगर जीवन में कभी हमें ऐसी सुविधा मिली होती तो यकीन मानिए कि 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट में हमारे आते हैं। तो सर आपके कितने आए थे, क्या करोगे जान करके हमारे कितने आए थे, भाई हमारे 33-34 रहे होंगे अकाउंट में, और क्या है ना। तो कहने का मतलब यह कि अगर इतनी अच्छी सुविधा मिली है तो इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यार 300 रुपया क्या बड़ी रकम है। आप बताओ अगर मैं मंथली का 300 रुपये लेता हूं कुछ भी नहीं है बेटा। 3 दिन मार्केट जाकर के फुल्की खा आते हो 300 रुपया दे देते हो। यहां महीने में 26 से 27 दिन अमित सर की और अजय सर क्लास देते हैं, तब जाके 300 रुपया आपसे लेते हैं, ठीक है। महीने भर यहाँ आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट की 2-2 क्लासेस होती हैं, तब जाके आपसे पैसे लिए जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को वो पैसा ये पैसा देने में अखरता है 300 रुपया। मार्केट जाते हैं 1000 रुपये का बर्थडे पार्टी मना करके बर्बाद करके चले आते हैं। गाड़ियों में दिन में सुबह से लेकर शाम तक बाजार 10 बार जाकर के 200 का पेट्रोल डलवा लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना कि सर का पैसा देना है 300 रुपये महीने वाला, तो फिर एक्सक्यूजेस चालू हो जाते हैं। अब जैसे 1 तारीख को हम पेमेंट लेंगे ना तो फिर एक्सक्यूजेस चालू हो जाएंगे, सर मार्केट जाना पड़ेगा, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मतलब सारी ये समस्याएं 1 तारीख को चालू हो जाएंगी सब बच्चों की। पता नहीं क्यों, एक इंसानियत भी होती है आदमी की कि अगर एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी शिद्दत से कर रहा है मेहनत, उसने कभी भी मेहनत पे कमजोरी नहीं की हुई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका पेमेंट टाइम से कर देना चाहिए। अगर सर ने 1 तारीख को मांगा है, 1 तारीख को पेमेंट लेंगे, आपको पता है कि पेमेंट कब होती है, ठीक है। फिर भी मैं 1 तारीख को मैंने पेमेंट लेना है, उसके बाद भी काफी सारे बच्चे 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को, 5 को, अभी सोते रहेंगे, बोलेंगे हमको सर जानकारी ही नहीं लगी कि 1 तारीख को पेमेंट लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि जितना ईमानदारी से अगर हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा ईमानदारी आप लोग भी दिखाइए। स्पेशली एक मेरे प्रति, शिक्षक के प्रति तो जरूर निभाइए। आप फ्रॉडगिरी करिए, दुनिया से करिए, ये मत सोचिए कि अमित सर से फ्रॉडगिरी करके, देखो मैं अगर गलत करूंगा तो उसका भरपाई मुझे भगवान करेगा, 101% है। आपने अगर मेरे खिलाफ कुछ किया या मेरे वीडियो को शेयर किया, मान लो सपोजिट हमने ब्लॉक भी नहीं किया, किसी ने कहा 2 वीडियो या PDF शेयर भी कर देते हैं, कुछ बच्चे बाद में उनसे बात करके उनको टोकते भी हैं, ऐसा नहीं किया 2 वीडियो शेयर करने पर सीधे उसका पैसा रिफंड या कुछ। थोड़ा सा हमें भी मानवता है, समझ पा रहे हो। लेकिन आपकी मानवता आती है, अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं तो इसका मतलब ईश्वर देख रहा है। थोड़ा सा इतना फ्रॉडगिरी मत करिए, आप अपने मेहनत करिए। आपने पैसे दिए हैं आपके लिए, अगला बंदा भी तो पैसे दे सकता था, पढ़ सकता था।
लेकिन नहीं, वो तो चापलूसी करने पे लगा हुआ है। तो आपको यदि मौका मिला है तो प्लीज़ ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। मेरी पूरी टीम आपको शुरू से अंत तक पढ़ाएगी और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएगी। थ्योरी वगैरह, इकोनॉमिक्स स्टडी के सब कुछ कराया जाएगा बेटा, वेट करिए। सर कब तक वेट करें? अभी तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि क्लास चल नहीं रही है, अकाउंट की चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है लगातार, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते जाइए, भरोसा रखिए, आपने जितना दिया उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है और उससे ज़्यादा और आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो ठीक, हाँ तो भाई मेरे को मैसेज कर दो कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ऋण पत्र संबंधी लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, बट्टे के सवाल हम लोग कर रहे थे। मुझे बता दो कमेंट करके कि कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, कितने नंबर सवाल से अपन को बताना है। 6वां नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया भैया, प्लेलिस्ट में नहीं, कल वाला वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर था? 15 था, 15 था, 16, 14 था, 15 नंबर। ओके भैया, ठीक, 15 नंबर था, कोई बात नहीं। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। और एक बात, काफी सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी, मैंने कई बार बोला भी है बच्चों से कि बेटा अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमारे बैच को लेना चाहता है, उत्सुक है, हो सकता है उसको जरूरत हो, तो प्लीज एक बार उसको जरूर बताएं। स्टेटस में लगा लें कि भाई हम इस ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा लिख दो, अच्छा सर पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं तो गंदा भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो या तो इस बात से डरते हैं कि हमारे टीचर जान जाएंगे कि ये सर ये पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो भी है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मेरे भी आप में इतना तो आप कर ही सकते हो कि मेरे लिए, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो ये थोड़ा सा एक रॉयल्टी बनती है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा आप कुछ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने 300 दिए हैं तो हमने वीडियो दिए हैं, एक मन से वीडियो दे रहा हूँ, ईमानदारी से दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी एक ईमानदारी दिखा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा बैच लेना चाहता है तो उसको मेरा नंबर दे करके, मेरे से कुछ डेमो क्लास ले करके उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। या आप उससे बात करेंगे कि हमको कैसी क्लास लगती है तो ज़्यादा बेटर लगेगा, बशर्ते कि मैं उससे बात करूँ। भाई आपने मेरी क्लास ली, आपको पता है, सिंपल सी बात है ना। तो प्लीज़ अगर ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, एडमिशन अभी टोटली खुले हुए हैं और अभी खुले ही रहेंगे, पेमेंट लिंक बंद नहीं होगी क्योंकि बच्चों के एग्जाम है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेमेंट लिंक अभी ओपन ही रहेगी, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कभी भी पेमेंट कर सकता है, हालांकि आप लोग 1 तारीख को ही पेमेंट करना। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बिल्कुल भी बात नहीं होगी, मन ने ये पढ़ाना है तो आप यही पे देखो, ठीक है। कांति लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 4013% ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हों और धनराशि प्राप्त हुई हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती कर देता है। यार तन्ने कितनी बार समझाया है कि कम से कम इंक जब डाला करो ना, इंक जब डाला करो तो एक बार उसको देख लिया करो। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ना। हाँ तेरे को तो खुद ही कपड़े अपने खुद धोने नहीं पड़ते हैं, अपने को खुद से धोने पड़ते हैं ना। चलो ठीक है, हाँ इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको बंद कर देना वहां पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को कांति लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 4013% ऋण पत्र निर्गमित किए थे, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं, एक ही बार में सारा पैसा मिल चुका है, एप्लीकेशन के साथ अलग अलग नहीं अपन को करना है। जब एक ही बार में पैसा मिल चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को लगा लिया तो निश्चित रूप से बट्टे का कॉन्सेप्ट आपका सारा बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को लगा लिया तो निश्चित रूप से बट्टे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी बेटा कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर बट्टा पूरा समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको बस थोड़ा सा और देख लो तो बट्टे का एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बस और देख लो बस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डेट, पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर, और अमाउंट सीआर, ठीक है। अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर क्लियर है यहाँ तक, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा। हाँ अभी ध्यान से देखो, पहले अपन रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य है कि 100 रुपया वाले ऋण पत्र हैं। कितने रुपया वाले हैं? बोले 100 रुपया वाले हैं। कितने? बोले 4000 हैं। कितने हैं? बोले 4000 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे बोला हुआ 13% ऋण पत्र हैं, इनका शोधन का रेट कितना है? 13% है। ये शोधन का रेट होता है। शोधन का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने ऋण पत्र लिए हैं तो बच्चा सिंपल सी बात है, कंपनी को उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, और वो भुगतान कितने की दर से करना पड़ेगा? 13% की दर से करना पड़ेगा। ये कहलाता है उसका रेट। आगे बात किया जाए तो क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि ये पुस्तकों में दिए गए थे ऋण पत्र पर 10% बट्टा निर्गमित किया गया था। 10% बट्टे पर थे भैया। डिस्काउंट कितना था? 10%। एक बात मेरे को बताओ, यदि 100 रुपया का 10% बट्टा होगा तो कितना निकलेगा? तो बोले सर सिंपल सी बात है, 100 रुपया का 10% बट्टा अगर आप निकालोगे भी तो 10 रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 रुपया। इसका मतलब ऋण पत्र कितने रुपया के थे? बोले 90 रुपया के थे। कितने रुपया के थे? 90 रुपया के थे। 10 रुपया क्या था? बट्टा था, आप सबको पता है। आगे बोला है कि धन राशियां प्राप्त हो गई हैं, मतलब केवल एक ही एंट्री होगी, एक ही की 2 एंट्री, मतलब एप्लीकेशन की होगी और उसके बाद डिवेंचर की एक होगी। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को जब हम करते हैं, मतलब एक प्रकार की एक मुश्त वाली बात है, बस एक मुश्त नहीं बोला हुआ है, इतना फर्क है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब अपन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इस बात को देखना। तो बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर होल्डर भी लिख सकते हो और एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी बच्चा दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? तो 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन DISCOUNT, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू 13% डिवेंचर अकाउंट, टू 13% डिवेंचर अकाउंट, टू 13% डिवेंचर अकाउंट, टू 13% डिवेंचर अकाउंट, टू 13% डिवेंचर अकाउंट। सर आपने अभी मद क्यों नहीं लिखी है? कुछ बात रही होगी इसीलिए मद नहीं लिखी है। बच्चा एक चीज विशेष ध्यान देना, जब भी कभी बट्टे वाला सवाल आएगा ऋण पत्र का, जो कि आएगा ही, और अगर केवल एक मुश्त वाला है, मतलब एक ही एंट्री होनी है एप्लीकेशन बस की, तो कभी भी पहले रकम इसकी मत लिखना, वरना हमेशा गलत करके आओगे। कभी भी रकम पहले ऊपर वाले की मत लिखना, वरना हमेशा गलत करके आओगे। आप सबको पता है कि एप्लीकेशन की राशि पहले प्राप्त होती है फिर ट्रांसफर होती है, बाकियों में यह होता है कि पहले मांगी जाती है फिर प्राप्त होती है। आपने अलॉटमेंट की देखा होगा, पहले मांगी जाएगी फिर प्राप्त होगी। आपने फर्स्ट कॉल का देखा होगा, पहले मांगी जाती है फिर प्राप्त होती है। आपने सेकंड कॉल की देखा होगा, पहले मांगी जाती है फिर प्राप्त होती है। आपने अंतिम याचना की देखा होगा कि पहले मांगी जाती है फिर प्राप्त होती है। लेकिन लेकिन एप्लीकेशन की पहले प्राप्त होती है फिर ट्रांसफर की जाती है डिवेंचर अकाउंट में। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि पहले हमको एंट्री इसकी करना है और एंट्री के साथ साथ इसी की गणना करनी है। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है भाई, आपको दोनों करना है। आपका सवाल गलत ना हो इसलिए मैं पहले रकम इसकी लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के साथ कितने, हमें पता है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के साथ है 4000 गुणे 90, यानी कि कितना आ जाएगा? बोले 3,60,000। कितना आ जाएगा? बोले 3,60,000 आएगा। अगर बात की जाए डिस्काउंट कितना है, बोले 4000 गुणे 10 रुपया डिस्काउंट है। यहां पे आप कर सकते हो 4000 गुणे कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा? बोले 40,000 आ जाएगा। टोटल अगर बात की जाएगी तो कितना आएगा? बोले 4 लाख आएगा। कितना आएगा टोटल? 4 लाख। ये क्या हुआ, इस बात को समझो। कंपनी ने जो ऋण पत्र इशू किए थे वो 4 लाख के किए थे। कंपनी ने जो ऋण पत्र इशू किए थे बच्चा, वो 4 लाख के किए थे। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कंपनी को 4 लाख रुपया प्राप्त होने वाला है? नहीं प्राप्त होने वाला है। क्यों नहीं प्राप्त होने वाला है? क्योंकि 40,000 तो डिस्काउंट में ऋण पत्र को निर्गमन किया है। तो प्राप्त कितना होने वाला है? बोले 3,60,000 प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होने वाला है? 3,60,000 रुपया प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होने वाला है? 3,60,000 रुपया प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होने वाला है? 3,60,000 रुपया प्राप्त होने वाला है। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया कि अमित सर क्यों पैसा ले रहे हैं? समझ में आ रहा है? चलो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,60,000, सॉरी 7,60,000। ये कितना हो जाएगा? 7,60,000 टोटल योग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत ही सिंपल सा था। करने के तरीके होते हैं ना, एक तरीका ये होता है कि मैं आऊं, आकर के बोर्ड पे लगा दूं
कहीं गाइड वगैरह से पढ़ पढ़ के आ रहा हूं, आकर के बोर्ड पे छापे दे रहा हूं। एक तरीका ये होता है कि बच्चा जहां पे गलती करता है ना उसको टोको। भाई मजा तो तभी आएगा ना पढ़ने में जहां आपको पता चले कि आप गलती कहां पे कर सकते हो। मुझे पता है ना कि गलती आप यहीं पे करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यहां पे 3,60,000 कर देता और फिर 3,60,000 और 40,000 यहां पे लिखना 4 लाख, आप एग्जाम में आते तो पता है क्या करते, पहले करते 4,000 गुणे 100 यानी कि 4 लाख यहां, फिर आप करते 3,60,000 यहां, 40,000 यहां, 4 लाख यहां, और यहां भी आपने 4 लाख ही किया होता। बस बच्चा यहीं पे आप बवाल खड़ा कर देते और सवाल हो जाता आपका गलत। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा 3,60,000 मिलेगा, ना कि 4 लाख मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? 4 लाख रुपए के ऋण पत्र तो निर्गमित किए गए हैं, लेकिन प्राप्त कितने के हुए? 3,60,000 रुपए के। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले यहां पे ट्रांसफर होता है, फिर यहां पे प्राप्त होता है। तो पहले ट्रांसफर फिर प्राप्त, तो प्राप्त तो 3,60,000 ही हुआ है। तो भाई मिस्टेक ना करो, दैट्स वाइज मैंने आपको ऐसे बताया हुआ। क्लियर है यहां तक बात? ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई? टॉपिक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3,60,000 कैसे लिखा मैंने, 4 लाख कैसे लिया, 3,60,000, 40,000 कहां से मैंने कैसे किया, ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी क्लियर हुआ कि मैंने पहले 3,60,000 यहां पे क्यों लिखा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना, गलतियां ऐसे ही होती हैं, ठीक है, गलतियां ऐसे ही होती हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से क्लासेस को ली हुई है तो गलतियां नहीं होगी, क्योंकि अमित सर ने वहीं पे आपको टोका है जहां पे गलती होती है। अभी भी कुछ बच्चा पूछ रहा है कि सर 40,000 यहाँ पे माइनस क्यों हुआ। भाई सिंपल सी बात है मेरे, एक बात बता मेरे को, बात को समझना। अगर अलॉटमेंट के साथ आप कर रहे होते, अलॉटमेंट के साथ अगर आप कर रहे होते, मान लो 4 लाख का ऋण पत्र होता है अलॉटमेंट के साथ, और अगर 40,000 रुपया बट्टा होता, तो बताओ अलॉटमेंट में राशि कितने की मिलती? बोले 3,60,000 मिलती कि नहीं मिलती? तो बेटा एप्लीकेशन के साथ राशि 3,60,000 ना मिलेगी, कहा 40,000 रुपये दिलवा दोगे। भैया 40,000 कैसे दिलवा दोगे, या 4 लाख कैसे दिलवा दोगे? 40,000 तो बट्टा मिल गया ना। तो कहा 3,60,000 में 40,000 रुपया नहीं घटा रहा होगा, घटा रहा होगा ना, तब ना जाके 3,60,000 तुमको मिला। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो 4 लाख में 3,60,000 रुपया ही तुमको मिलेगा, ठीक है, यानी कि कंपनी को मिला होगा, क्योंकि 40,000 रुपया ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। नरेशन बन जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है ये बात? बन गया समझ में? सभी को पल्ले पड़ गया है? कोई एक ऐसा बंदा है जो हाथ उठा दे जिसको नहीं बना? भाई अपने घर पे हाथ उठा देना, फोटो भेज देना कि सर जी हमसे नहीं बना हुआ है, ये हम है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका पीडीएफ को मेरे को याद दिला देना। आज रात में पीडीएफ इसको सेंड करना मेरे को, पूरा थ्योरी का पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। थ्योरी का पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसका। इसके पहले के तो सारे चैप्टर के पीडीएफ सेंड किए जा चुके हैं, इसका नहीं पीडीएफ सेंड किया जा चुका है, तो पीडीएफ सेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो जहां पर ना अगला सवाल लगा दिया जाए, लग गया अगला सवाल? चलो ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 को हमको करना है, ठीक है। कौन सा करना है? बोले 16 नंबर को करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16 को भी, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 भी। ए लिमिटेड ने 8% बट्टे पर 50 रुपये के प्रत्येक 90,000, सॉरी 90,000 नहीं भाई, 90 लाख है, ओ माय गॉड, 90 लाख कि 9 करोड़ तो नहीं है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख है भैया। 9% ऋण पत्र जारी किए हैं जो 9 वर्ष तक सममूल्य पर मोचनीय है, यानी 9 वर्षों तक के लिए है। उसके बाद कंपनी को यह पैसा पेड करना पड़ेगा। ए लिमिटेड की खातों की पुस्तकों हेतु आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, यानी ये भी एक मुफ्त वाली रकम है। आइए इसके बारे में पहले इसके रफ कार्य को समझ लेते हैं, ताकि आपका सवाल बहुत ही सरल हो जाए। देखो एक बात याद रखना, अगर आपने रफ कार्य नहीं किया ना, तो आपका सवाल 101% नहीं 2004% गलत हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी तो फिर कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि डिस्काउंट है तो डेबिट क्यों होगा, प्रीमियम है तो क्रेडिट क्यों होगा, सारी चीजें डेबिट क्रेडिट क्यों होती है, इसके बारे में बच्चा सारा कुछ आपको बताया जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी यहाँ पे। चलो ठीक है, बात करते हैं। पहले दिया हुआ 8% बट्टे पर है, कोई दिक्कत नहीं है, 8% डिस्काउंट है, ठीक है। कितने रुपया वाला है? बोले सर ये 50 रुपया वाला। कितने रुपया वाला? बोले 50 रुपया वाला है। और अगर बात की जाए तो कुल है कितने ऋण पत्र? बोले 90 लाख ऋण पत्र हैं,
कितने ऋण पत्र हैं? 90 लाख ऋण पत्र। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 90 लाख ऋण पत्र हैं। और अगर बात की जाए तो कितने रुपया, कितने परसेंट वाले? 9% वाले हैं। इससे कोई भी अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 रुपया का है और कितने परसेंट बट्टे पर है? 8%। तो 8% का मतलब क्या होता है? 8/100 काट दिया, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा? 4 रुपया। बच्चा ये 4 रुपया क्या आ जाएगा? बोले डिस्काउंट आ जाएगा। 4 रुपया क्या आ जाएगा? बोले डिस्काउंट आ जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत? बोले सर 50 रुपया वाला ऋण पत्र इशू किया गया है जो कि 4 रुपया किस पर है? डिस्काउंट पर है। 4 रुपया किस पर है? डिस्काउंट पर है। मतलब वास्तविक इसकी वैल्यू कितनी है? 46 रुपया है। वास्तविक इसकी वैल्यू कितनी है? 46 रुपया, जो कि डिवेंचर में जाएगी। कितनी है? जो कि डिवेंचर एप्लीकेशन के साथ जाएगी, 46 रुपया। ये बात समझ में आई? अभी पता चला कि क्यों मैं बार बार शुरुआत से निकाल रहा था कि 5%, 100 का 10% है इसलिए 10 रुपया लिख रहा हूं। अगर वो 50 का 10% होता तो वहां पे 5 रुपया लिख रहा होता। अगर वो 10 का 10% होता तो 1 रुपया लिख रहा होता। बेटा ये इसलिए बता रहा था, समझ पा रहा है? ये इसलिए यहाँ पे इन सारी चीजों का डिस्कशन मैंने किया हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा ऑप्शन मिला है हमें सर से पढ़ने का। ठीक है, जिन बच्चों ने ना 22 अगस्त से शायद ये बैच चालू हुआ था सर, 22 जुलाई से, 22 अगस्त जुलाई से था, 22 जुलाई से था। उस टाइम पे जिन बच्चों ने ना गाली गलौज करके हमको बोला था कि ये सर जी क्या पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाएगा, फलाना ढिकाना डिमका, ये सब चीजें, आज वहां जाके पता कर लो। वो लोग भी बुराई कर रहे हैं जिन्होंने हफ्ते में एक दिन भी क्लास नहीं ली हुई है, अपना कर्तव्य निर्वहन किया। वो भी जा करके क्लासों में बोलते हैं कि क्या पढ़ लोगे ऑनलाइन से। खुद एक दिन भी क्लास नहीं ली होगी महीने में, लेकिन दूसरों का विरोध करने में कोई छोड़ता नहीं है, मैटर नहीं करता। खैर, अब तो बच्चे की बेवकूफ़ी थी जिसने हम पर ट्रस्ट ना करके दूसरों पर किया, और आज बेचारा बैठा हुआ है। अब हम बैच उसको देते नहीं है जिसको हम जान गए हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी हम थोड़ा सा टेढ़े किस्म के इंसान है। हमारी नजरों में पैसा मैटर नहीं करता है। किसी ने अगर ईमानदारी से बोला होता ना, सर पैसे नहीं थे इसलिए बैच नहीं ले पाए, बेटा फ्री उसको पढ़ाता। ठीक है, लेकिन आप हमसे चापलूसी करके करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ना। एक ईमानदार आदमी एक ही चीज से बहुत खफा होता है, वो है बेईमानी, और वो अपने को पसंद नहीं है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर हो गई आपका। चूंकि 8% डिस्काउंट था 50 रुपया का 8% डिस्काउंट, आप सबको पता है कितना आ जाएगा, बोले 4 रुपया, तो 46 रुपया क्या हो जाएगा, वास्तव में एप्लीकेशन वाला है। और अगर बात की जाए तो टोटल है 50 रुपया। आइए इसके बारे में कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल अब मैंने इसको बना दिया है, जो कि क्या हो चुका है, बोले बैंक अकाउंट DR। क्या हो चुका है, बोले ये हो चुका है बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हालांकि आप यहां पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि पैसा तो एक मुश्त ही प्राप्त हुआ है ना एप्लीकेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि एक मुश्त शब्द बोला नहीं है, दैट्स वाइज मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि बट्टे का सवाल आएगा और एक ही एंट्री करनी पड़ेगी एप्लीकेशन बस की, तो आपको पहले रकम इसकी लिखना है। ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लेना। और यदि आप में थोड़ा सा दिमाग है तो फिर आप पहले उसी की लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समझ के करना कि बट्टे की रकम को घटाकर ही एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। लेकिन एग्जाम हॉल पे जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, दैट्स वाइज मैंने पहले इसकी लिखा। बाकी मुझे जरूरत नहीं थी कि पहले मैं इसकी रकम लिखूं, मुझे पता था कि वहां पे क्या लिखना होता था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, discount on issue of debenture account DR to 9% debenture account, to 9% debenture account, to 9% debenture account, to 9% debenture account, to 9% debenture account। बात को ध्यान से समझो। to 9% debenture account, यहां पे अपन क्या करेंगे, बोले यहां पे अपन करने वाले हैं 90 लाख, 90 लाख गुणे। अब देखो मैं डायरेक्टली यहां की रकम लिख सकता हूं, मुझे पता 90 लाख गुणे कितना करना है, बोले 46 करना है। आप बोलोगे सर 46 क्यों कर रहे हो, 50 क्यों नहीं कर रहे हो। बात को समझो। ये एंट्री किसकी है, बोले ये एंट्री है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। ये एंट्री किसकी है, बोले ये एंट्री है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। इसका नरेशन आप सबको पता है क्या लिखा करते हैं हम लोग, बोले इसका नरेशन सर लिखा करते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यार बचपन से लिखते आ रहे हो, बचपन का मतलब जब से इस चैप्टर को शुरू किया हुआ है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है, क्या मैंने 50 रुपया वाला डिवेंचर 85 रुपया में बेचा है, नहीं ना। वो 50 रुपये वाला डिवेंचर कितने में इशू हुआ, 46 रुपये में ना। तो सिंपल सी बात है, रकम कितनी मिलेगी, 46। भाई ये बात तो वही हो गई। ये मार्कर
को मैं बेचता हूं और मैंने बोला भैया 50 रुपया का मार्कर है, 4 रुपया कम इसका देना, तो क्या अगला बंदा बेवकूफ है कि मेरे को 50 देने वाला है? भाई वो तो 46 ही देगा ना। हमने आपसे 300 रुपया कभी मांगे तो क्या आपने कभी सोचा कि 300 की जगह 400 दे दें? भाई 300 दे दे तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं होता। और अगर हम किसी बार बोले कि भाई 300 से भी कम आप 250 रुपया में देना, तो आप हमें 250 ही दोगे ना? तो सिंपल सी बात है ना। अगर एप्लीकेशन के साथ 50 रुपया था लेकिन बट्टे पर था 4 रुपया, तो सिंपल सी बात है प्राप्त तो 46 रुपया ही होगा। अभी समझ गया? तो अब अगर यहां लैंग्वेज समझ में आ गई तो डायरेक्ट पहले इसकी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, तो इसका गुणा करना है कैसे हो जाए? बोले 9 छक्का 54 और 9 चौको 36 5 41। मुझे जो लग रहा है तो ये कितना आने वाला है? 1 2 1 3 3 6 जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा ऐसा। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 41 करोड़ 40 लाख। हद है भाई, इतना पैसा लिखा हुआ है, 41 करोड़ 40 लाख। क्लियर है? अभी ये बात क्लियर हो चुकी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पे देखो, यहां पे एक चीज तो कंफर्म है, ये तो 41 करोड़ 40 लाख ही आएगा। अब आप मेरे से बोलोगे कैसे सर आएगा 41 करोड़ 40 लाख? भाई सिंपल सी बात है ना, यहां पे भी तो 90 लाख गुणे 40 करने 46 करने वाले हैं, लेकिन बट्टे में कितना करेंगे? बट्टे में कितना करेंगे ध्यान से समझो, तो बट्टे में करेंगे 90 लाख गुणे 4। बट्टे में कितना करेंगे? बोले बट्टे में करेंगे 90 लाख गुणे 4, और 90 लाख गुणे 4 करोगे तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ 60 लाख आएगा। तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ 60 लाख आएगा, और आपके हिसाब से भी 3 करोड़ 60 लाख ही आएगा। टोटल अगर इसकी बात करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल इसको अगर तुम करोगे तो 45 करोड़ आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 45 करोड़ आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? बोले टोटल आ जाएगा 45 करोड़। टोटल कितना आ जाएगा? बोले टोटल आ जाएगा 45 करोड़। भाई मेरे टोटल कितना आ जाएगा? 45 करोड़। अभी आप इसको आराम से टोटल कर सकते हो, अभी आप इसको आराम से ग्रैंड टोटल कर सकते हो। भाई ये टोटल इसका था, इसको आप ग्रैंड टोटल कर सकते हो, इतना तो काम खुद भी कर सकते हो। 45 करोड़ में इसको जोड़ोगे अगर तुम, तो भाई 0 4 5 1 6 4 4 8, 86 करोड़ 40 लाख। कितना आ जाएगा? 86 करोड़ 40 लाख। 86 करोड़ 40 लाख आ जाएगा। ये टोटल आपका मन था तो करते, नहीं मन होता तो नहीं भी करते, तब भी काम चल जाता। तो 86 करोड़, देखो बोलते तक नहीं आ रहा, इतना कठिन रकम दी हुई है, इतनी कठिन रकम दी हुई है कि बोलते तक नहीं आ रहा। 86 करोड़ 40 लाख रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी बहुत ही सिंपल सा था भाई। यहाँ पे क्या किया? एक नालायक बच्चा पूछा यहाँ पे क्या किया? बच्चा यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे 90 लाख, यहाँ पे 90 लाख गुणे कर देंगे 50 5 45, क्योंकि ये तो टोटल है। क्योंकि यहाँ पे 90 लाख गुणे हमने कितना किया हुआ? 90 लाख गुणे 4 किया हुआ। यहाँ 90 लाख हमने कितना किया हुआ? 46 किया हुआ। तो 46 4 50, अगर रकम डेबिट हुई तो 50 ही तो क्रेडिट होगी। यार बचपन से इतना बताया जाता है कि ऊपर जितना डेबिट होगा नीचे उतना ही क्रेडिट होगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा लो यार। इतने दिन से क्लास मेरी देख रहे हो, और अगर आपको इतने दिन से इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ में आ रही है, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं भी बहुत बड़ी समस्या में हो आप। कहीं ना कहीं फिर आप समस्या से जूझ रहे हो, उस समस्या का निराकरण आपके ही पास है। आप उस समस्या से जूझिए, निकलिए, बाहर निकलिए, आपके हाथ में है। चलो ठीक है बच्चा, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल आज मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज की क्लास थोड़ा सा अपनी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि कल हम लोगों को ऋण पत्रों का प्रीमियम का निर्गमन पढ़ना है। कल हम लोगों को ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। हालांकि पीडीएफ में तो मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। पीडीएफ थोड़ा सा लेट मिला करती है ना भाई। सवालों के थ्योरी की पीडीएफ तो आज आपको भेज दूंगा मैं रात में, लेकिन सवालों का पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा ना। सवालों का पीडीएफ जब चैप्टर खत्म होगा तब दिया जाता है, ठीक है। चलो, और ये चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बहुत जल्द। क्यों बहुत जल्द खत्म होने वाला है? कल अपन ऋण पत्रों के प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके सवालों को भी पढ़ेंगे। फिर 2 दिन हो सकता है ऋण पत्रों का प्रीमियम का सवाल चले, फिर ऋण पत्रों का गैर रोकड़ के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद मोचन है, मोचन अपन को पढ़ना नहीं है क्योंकि हमसे आता नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऋण पत्रों का मोचन ही आपके सिलेबस से डाउनफॉल हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 चैप्टर कौन से हटे हैं? बेटा 2 चैप्टर नहीं हटा है, एक तो पूरा चैप्टर हटा है साझेदार का प्रवेश, और दूसरा जो हटा हुआ है ना, वो दूसरा हटा हुआ है ऋण पत्रों का मोचन। हालांकि पहले तो मुझे लगा था कि अवकाश ग्रहण को हटाया गया है, लेकिन बाद में जब वो त्रुटि समझ में आई तो पता चला कि प्रवेश ही हटा हुआ है। तो प्रवेश हटा है, और ऋण पत्रों का पूरा चैप्टर नहीं बेटा, यहां तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर का ऋण पत्र आना है। और आपके लिए कसम से बता रहा हूं, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन कठिन कॉन्सेप्ट ऋण पत्रों का शोधन ही हुआ करता था, और शोधन को ही इस बार हटा दिया है। तो इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसका बट्टे का भी सवाल आएगा, प्रीमियम का भी आएगा, और बट्टे की थ्योरी, प्रीमियम की भी, और ऋण पत्रों के प्रकार तो इतने अच्छे से पढ़ के जाना, जो मैंने लिखाया हुआ है डिटेल से पूरा,
तो मजा ही आ जाएगा ऋण पत्रों के प्रकारों के बारे में। और अंश पत्र ऋण पत्र में अंतर 101% रखा हुआ है आपकी इस वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है जब ऋण पत्रों का शोधन, क्योंकि ऋण पत्रों का शोधन पहले हुआ करता था, तो ऋण पत्रों का शोधन से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्रों के शोधन की विधियों को बताइए, शोधन के प्रकारों को समझाइए। ये 3 थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस चैप्टर से, लेकिन क्योंकि ऋण पत्रों का शोधन या मोचन हटा दिया गया है, दैट्स वाइज यहाँ की थ्योरी सरल हो चुकी है और यहाँ के सवाल उससे भी सरल हो चुके हैं। तो अभी भी जो बच्चे ऋण पत्रों के सवालों को नहीं पढ़ा हुआ है, भाई आप पुराने सारे वीडियो हमारे पढ़ डालो, पूरे सवाल बताए गए A to Z। एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया, एक सिंगल थ्योरी ऐसी नहीं है जो इस चैप्टर की नहीं पढ़ाई गई। और इसी चैप्टर बस की नहीं, जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं बेटा, मैंने सारी थ्योरी सारे सवाल ही कराए हुए हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने शुरुआत में बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी कौन से चैप्टर? मैंने बताया था लाभकारी अच्छे से पढ़ना, फर्म का विघटन अच्छे से पढ़ना, अंश पूंजी अच्छे से पढ़ना, ऋण पत्र अच्छे से पढ़ना। पता है क्यों बोला था? 34 नंबर यहां से कवर होगा, 10 नंबर वो 44 नंबर, मतलब 50%। आप ऐसा अंदाज लगा सकते हैं 50% इन्हीं 4 चैप्टरों में रखा हुआ है। कितने चैप्टरों में? इन 4 चैप्टरों में। इसलिए पहले इन चैप्टरों को पढ़ा करके ढंग का समझाया है, समय लिया है। बाकी के चैप्टर तो बहुत नॉर्मल है, आप इनमें समय लिया है, हालांकि कठिन सब है, थ्योरेटिकल मोमेंट और आगे बढ़ने वाला, जब 8, 9, 10, 11 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं, खैर वहां की चर्चा अपन वहां पे करेंगे। ये चैप्टर समापन के बाद अपन अवकाश ग्रहण पढ़ेंगे और अवकाश ग्रहण के बाद फिर पढ़ेंगे कंपनी का वित्तीय विवरण। कंपनी का वित्तीय विवरण के बाद वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण के बाद लेखांकन अनुपात, और लेखांकन अनुपात के बाद अपन पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण। बस चैप्टर खत्म, आपसे हमारा समापन, फिर मिलेंगे अगले साल। चलो ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, 16 नहीं भाई 17, 16 तो पढ़ चुके हैं। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये के प्रत्येक 512% ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर क्या किया? निर्गमित किया हुआ है। आवेदन पर आमंत्रित किया। इन ऋण पत्रों का शोधन 3 वर्षों पश्चात सम मूल्य पर करना था। 600 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को अनुपातिक आधार पर निर्गमन कर दिया गया, यह मानते हुए कि समस्त राशि का भुगतान आवेदन पर करना था। ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। क्या करना है? आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जितना बार बोला जाए उतने ज्यादा बार अच्छा है। कितना है बेटा यहाँ पे? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपये। बोर तो नहीं हो रहे हो? क्लास का टाइम ओवर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और हो भी रहा होगा तो क्या कर लोगे? हम तो पढ़ाएंगे अपने मन से, ठीक है। आपके पास समय हो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं है तो आप अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपना मोबाइल बंद करके और व्हाट्सएप पे फेसबुक चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारी क्लास चलने ही वाली है लंबी। चलो ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? क्योंकि मुझे ना पढ़ाना है, मुझे आपको अच्छा रिजल्ट लाना है ना कि फॉर्मेलिटी अदा करना है कि हम आकर के पढ़ा के चले गए हैं, बच्चों से बने या ना बने, भाड़ में जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाड़ में हम चले जाए तो चले जाए, लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ हमारा बच्चा बिल्कुल ना जाए बेटा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना है ढंग का, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 100 रुपया वाला है। आगे अगर बात की जाए तो कितना है? बोले 500 रुपये में। कितना है? बोले 500। कितना है? बोले 500 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो 10-12% ऋण पत्र हैं। कितने परसेंट ऋण पत्र हैं? 12% ऋण पत्र हैं। कितने परसेंट ऋण पत्र हैं? बोले 12% ऋण पत्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12% वाला ऋण पत्र हो गया। 5% बट्टे पर निर्गमित किए गए। कितने परसेंट बट्टे पर है? 5%। तो एक बात बताओ मेरे को, 100 का 5% बट्टा कितना निकलेगा? 5 रुपये ही निकलेगा ना। 100 का 5% बट्टा कितना निकलेगा? बोले 5 रुपये निकलेगा। कुछ नालायक बोल रहे हैं कि सर निकाल के बताइए, तो 500/5 तो कितना? 100 × 5/100 तो 5 रुपये आएगा। अगर 5 रुपये डिस्काउंट है तो सिंपल सी बात है, 95 रुपया क्या रहा होगा? बोले 95 रुपया रहा होगा डिवेंचर एप्लीकेशन की रकम। 95 रुपया क्या रहा होगा? बोले डिवेंचर एप्लीकेशन की रकम रही होगी। सिंपल सी बात है। एक ट्विस्ट यहाँ पे और आया है, वो ट्विस्ट ये आया है कि 600 ऋण पत्रों का आवेदन पत्र आ गए हैं। कितने का आवेदन आ गया? 600 ऋण पत्र का आवेदन आ गया। निर्गमित कितने किए गए थे? बोले निर्गमित किए गए थे 500 ऋण पत्रों का। आवेदन कितने का आ गया? बोले 600 का आ गया। तो क्या करें? तो कछु नहीं करना, हमको पता है अति अभिदान हुआ है। क्या हुआ है? अति अभिदान हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब सर ये अति अभिदान क्या होता है? ये तो खैर वही बच्चा पूछ सकता है अति अभिदान क्या होता है जो मेरी क्लास को कभी लिया ही नहीं होगा, तो ठीक है। बाकी तो खैर कभी पूछेंगे नहीं अति अभिदान क्या होता है। भाई हम सबको पता है कि कंपनी के द्वारा जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो यदि आवेदन उससे अधिक अंशों के लिए आ जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं अति अभिदान। ऐसी कंडीशन में 2 काम कंपनी कर सकती है, या तो
आवेदन के साथ राशि को वापस कर दे या तो आवंटन के साथ प्रयोग कर दे। यहां पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि क्या करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, उसे अपन ये मानकर करना है कि आवेदन के साथ एक्स्ट्रा राशि को वापस कर देना है। अगर बोलता कि एक्स्ट्रा राशि को अलॉटमेंट के साथ प्रयोग कर लेना तो अलॉटमेंट के साथ प्रयोग कर लेते। और एक्स्ट्रा राशि आई कितनी है, बोले एक्स्ट्रा जो राशि आई है वो 100 ऋण पत्रों की आई है। एक्स्ट्रा राशि कितने ऋण पत्रों के लिए आई है, 100 ऋण पत्रों के लिए आई है। कुछ नालायक पूछ सकते हैं कि 100 ऋण पत्र कहां से आ गया। अरे बेवकूफों, इतना दिमाग लगाओ कि जब 500 ऋण पत्र निर्गमित किए गए थे, 600 ऋण पत्र आए, तो सिंपल सी बात है 100 ही तो ऋण पत्र एक्स्ट्रा आए। बेटा मेरे 100 ही तो ऋण पत्र एक्स्ट्रा आए थे, और इन्हीं को तो क्या करेगा, वापस करेगा। इन्हीं को तो क्या करेगा बेटा, वापस करेगा। कहां पे वापस करेगा, बोले बैंक के साथ वापस कर देगा। कैसे, एप्लीकेशन के साथ। कहां, सब कुछ बढ़ा चुका हूं। ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अति विधान का पूरा 45 मिनट का वीडियो मैंने लिया है। अति विधान, अल्प विधान, अदत्त याचना, अग्रिम याचना, प्रीमियम पर, बट्टे पर, सब कुछ बेटा डिटेल से समझाया। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपसे ये कॉन्सेप्ट नहीं बना तो दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ा देगा नहीं बनेगा। और इससे अच्छी सुविधा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं मिलने वाला है। कुछ बच्चे फिर भी बोलेंगे सर तो अपनी बड़ाई करते नहीं थकते हैं। बेटा अगर मिल जाएगा तो बता देना ना मुझे कि सर मुझे मिला हुआ है, तो मैं वहां से अपनी बुराई करना चालू कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में भी कर देना कि सर ये हमारे टीचर है, ये ऐसे ऐसे इन्होंने आपसे अच्छा बेटर पढ़ाया है। बिल्कुल आपके कमेंट को डिलीट नहीं किया जाएगा, टेंशन मत लो बेटा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता देना बस मेरे को, ठीक है। चलो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं सर्वो आ रहा हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप मन से पढ़ेंगे ईमानदारी से तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बाकी मैं कैसे कह दूं कि भाई मेरे से अच्छे भी टीचर पढ़ाते हैं, नहीं भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। वो टीचर भी कहेगा मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, वो तो आप डिसाइड करेंगे ना कि किससे अच्छा कौन नहीं पढ़ाता हुआ। ऐसा थोड़ी ना कि हम बोलेंगे हमसे अच्छा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, भाई कोई नहीं पढ़ाता। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। इधर देखो, आगे अगर बात की जाए तो क्या है, फिर कुछ नहीं है, इकट्ठा है। समस्त राशि का भुगतान आवेदन पर करना था, ठीक है। पहले एंट्री कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डीआर। भाई मेरे ये रफ कार करना जरूरी है बेटा। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 12%, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू 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 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। रकम क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रकम लिखेंगे 600, रकम लिखेंगे 600 गुणे कितने रुपया में है, तो 95। कितने में है, 95। यहां पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करने वाले हैं, यहां पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करने वाले हैं। पहली बात, 600 आपने क्यों लिखा, बहुत ही निहायती बेवकूफ हो। आपको पता होना चाहिए कि 500 ऋण पत्र निर्गमित किए गए, प्राप्त तो 600 का हुआ है। पहली बार प्राप्त तो 600 का हुआ है, वापस तो बाद में करेंगे ना भैया मेरे। इतना तो पता है अति विधान के समय क्या होता है, कोई पहली बार नहीं यहाँ पे अति विधान का सवाल मैं बता रहा हूं, समझ में पा रहे हो। चलो ठीक है। और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, प्रीवियस सारे लेक्चर देखो तो पल्ले पड़ेगी ये सारी चीजें, ठीक है। 600 गुणे 95, ठीक, कितना कर दिया यहाँ पे 95, क्योंकि अरे हद यार, एक बंदा मैसेज कर रहा है कि सर आपने 95 क्यों किया। लगता है कि सामने होता तेरे को ना थप्पड़ लगाता मैं। 95 क्यों करा, 5% डिस्काउंट नहीं है। 100 का 5% डिस्काउंट कितना आएगा, 5 रुपये, तो 95 ही तो प्राप्त होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो 6 पंचे 30, 6 9 54, 3 57, कितना आ जाएगा 57, कितना आएगा 57, 6 9 54 57, कितना आ जाएगा 57,000 आएगा ना, 57,000 आएगा, 57,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले 57,000 आएगा। कितना आ जाएगा, बोले 57,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, बोले 57,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके ठीक है। नरेशन लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने जरूरत है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो भी आप उसको करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू नहीं होगा भाई मेरे, डिस्काउंट भी तो है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू बैंक 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 अकाउंट। बैंक अकाउंट कहां से आया,
बेटा बैंक अकाउंट यहां से है कि अति विधान की जो एक्स्ट्रा राशि थी यानी 100 रुपये के जो 100 जो ऋण पत्र थे उन्हें वापस करना था। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एप्लीकेशन के साथ जब पैसा वापस किया जाता है तो टू बैंक लिखा जाता है, और जब अलॉटमेंट के साथ प्रयोग किया जाता है तो टू अलॉटमेंट लिखा जाता है। चूंकि पैसा वापस करना था इसलिए मैंने टू बैंक लिखा। ये बात क्लियर है। डिस्काउंट क्यों किया? क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट की एंट्री की। अभी बात को ध्यान से समझना, इस बात को बेटा ध्यान से समझना, कहानी यहीं पे ट्विस्ट लाएगी आपकी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 57,000, तो ध्यान से देखो यहां पे क्या करोगे, बोले सिंपल सी बात है, पहले तो यहां पे 57,000 लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट कितना है? बोले 2500 है, डिस्काउंट भी 2500 लिख दोगे। आप पूछोगे 2500 कहां से आ गया? भाई मेरे 500 ऋण पत्र थे, 5 रुपये डिस्काउंट था तो 2500 ही तो आएगा। अब आप बोलोगे सर 500 ऋण पत्र कहां थे? ऋण पत्र तो 600 थे। भाई मेरे 100 ऋण पत्र वापस कर दूंगा ना, 100 ऋण पत्र वापस कर दूंगा ना। 100 ऋण पत्र क्या करेंगे अपन? वापस कर देंगे। 100 ऋण पत्र क्या करेंगे? वापस कर देंगे। कितने के? बोले 95 के हिसाब से 9,500 रुपया हमने वापस कर दिया। 100 ऋण पत्र हमने वापस कर दिया तो बताओ फिर 500 ही तो बचा, 500 ही तो बचा। यहाँ पे कितना करेंगे? बोले सिंपल सी बात है, यहाँ पे 500 गुणे कितना कर देने वाले हैं, तो यहाँ पे 500 गुणे कितना करेंगे? बोले 500 गुणे यहाँ पे करेंगे 100, 500 गुणे कितना करेंगे? 100, यानी ये टोटल कितना आएगा? 50,000 रुपया। ये कितना आएगा? बोले ये आ जाएगा टोटल 50,000 रुपया। ये टोटल कितना आएगा? बोले ये टोटल आएगा 50,000 रुपया। यहाँ पे आप टोटल कर दोगे इतना तो आप बन ही जाएगा बच्चे। यहाँ पे आपको टोटल कर देना है। टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल आ जाएगा 57 मतलब 0 0 5 9 7 16 5 5 10 11 1,16,500 1,16,500 रुपया टोटल आ जाएगा। 1,16,500 रुपया, प्लस माइनस तो गड़बड़ नहीं है ना, 9 7 16 5 5 10 11 ठीक, 1,16,500। ध्यान से समझो, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन कठिन है, बात को समझो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो अपन ने क्या किया, बोले यहाँ पे सिंपल सी बात है 600 गुणे हमने 95 किया, 600 गुणे हमने 95 किया। बट्टा किस पर लगेगा? बोले बट्टा तो जितना ऋण पत्र निर्गमित किया गया था उस पर लगेगा। ऋण पत्र निर्गमित 500 किया गया तो 500 गुणे 5 यानी 2500 आया। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। हमने रिलेटर ने कितना कर दिया? 9500, तो उत्तर तो यहीं से मिल गया था, इसको जोड़ करके 9500 घटा देना था, यानी कि 50,000 आता। कितना आता? यानी कि 50,000 आता। फिर भी यहां अगर आपको दर्शाने का मन है, नहीं दर्शाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ पा रहे हो? तो 500 गुणे 100 किया तो 50,000 आए। अगर ये सब नहीं भी लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। लेकिन नहीं, नंबर उतने नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा कटने का चांस हो जाएगा, थोड़ा सा कटने का चांस हो जाएगा। और यदि नहीं भी काटेगा तो भी आपका जो पेपर जब आदमी करता है ना, तो क्या होता है, जब आदमी पेपर करता है शुरुआत में बच्चे के कॉपी बता देते हैं कि बच्चा किस लेवल का है। जैसे मैं एक टीचर हूं, जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि एक मेरिट में आने के लिए इस बच्चे ने क्या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट किया हुआ है। बाकी नॉर्मल तो सब करके चले आएंगे, कुछ तो नालायक करेंगे ही नहीं, बनेगा ही नहीं। पर जो थोड़ा सा 80 85 90% वाला होता है वो ये करके नहीं आता। 90 प्लस अगर वो जा रहा है तो बस यही विशेषता है जो उसने एक्स्ट्रा डाली हुई है। समझ पा रहा है? समझ रहे हो? तो ये क्या कर देता है, एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उसकी कॉपी बहुत अच्छी साफ सुथरी है, टैलेंटेड में दी हुई है, तो उसी थ्योरी को वो लिखेगा तो 2 नंबर 3 नंबर किया तो 3 मिलेगा, और उसी की नकल करके पीछे वाला लिखेगा तो उसको 150 से 2 मिलेगा। सेम वही, भले उसकी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि उसका इंप्रेशन यहां पे जम रहा है। सवाल उसने किया, इंप्रेशन जम रहा, अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। तो कॉपी इंप्रेशन जमाती है बेटा, आपका रिजल्ट के लिए मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरेशन के लिए मैंने जगह छोड़ी है, क्योंकि इसका नरेशन आप क्या करोगे, बीइंग application money transfer to debenture account and excess money will be returned, यानी कि अतिरिक्त राशि को क्या किया गया, वापस किया गया। यानी कि अतिरिक्त राशि को क्या किया गया, वापस किया गया। क्लियर है? ये बात बन जाएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। 2500 500 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा बट्टा उसी पर लगेगा जितना ऋण पत्र निर्गमित किया गया। 500 गुणे 100 कहां से, ये क्लियर हो गया आपका, और 100 गुणे 95 क्यों है, ये भी क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कुछ नालायक बोलेंगे यहाँ पे 500 गुणे 100 किया, अबे बेवकूफ, इसके पहले वाला सवाल देख के आ, और वहां पे भी यहां नीचे डिबेंचर में 100 ही किया रहा हूंगा, फिर जाके यहां पे ये रकम लिखा रहा हूंगा। हद कियो यार, पिछले वाला सवाल उठा के देख, यहां पे टोटल किया रहा हूंगा, किया था कि नहीं किया था, सिंपल सी बात है। तो सर यहां 50,000 तो 57,000 क्यों है? अरे नालायक, क्योंकि 9500 रुपया एक्सेस मनी तो है, एक्सेस मनी तो है, ठीक है। चलो ठीक है,
क्लियर हो गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की बातें मुलाकातें काफ़ी है यहाँ तक। बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी, कल हम लोग फिर मिलेंगे। अरे यार कल तो मैरी क्रिसमस है ना, चलो ठीक है देख लेते हैं। वैसे छुट्टी का तो इरादा है नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे वैसे, फिर भी अगर, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं जो हमसे ऑनलाइन पे जुड़े रहते हैं, तो भाई उनका भी एक अपना त्यौहार है, हमारा भी सबका त्यौहार है। सिंपल सी बात है भाई, अपन तो ऐसे हैं देखो कि ईद में ईद मनाते हैं, दिवाली में दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस में क्रिसमस मनाते हैं, गुड़ी पड़वा में गुड़ी पड़वा, जो भी त्यौहार होते हैं हम सब मनाते हैं, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, ईद में खीर खाना बहुत पसंद है, दीपावली में मिठाई खाना बहुत पसंद है, कोई भी खिलाए बड़ा अच्छा लगता है। क्रिसमस में जाते हैं केक खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो ठीक है, सबके त्यौहार हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हम सभी भाई हैं, ठीक है। तो सभी के त्यौहार को हमको मनाना चाहिए। अगर आपका दिवाली का होता तो छुट्टी देते, तो अगर क्रिसमस का त्यौहार है तो भाई उसमें भी छुट्टी देंगे, वरना हमारे क्रिश्चियन विद्यार्थी नाराज हो जाएंगे कि सर ने अपने त्योहारों में तो लंबी छुट्टी देते हैं, हमारे में नहीं देते हैं, और एक दिन तो क्लास बंद रखना है, तो चलो कल क्लास बंद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपकी फिर 26 को होंगी, ठीक है। फिर संडे क्लास नहीं ऑफ रखेंगे, परेशान मत होना। तो बाकी मुलाकातें हमारी आपसे कल नहीं परसों होंगी। इंग्लिश की क्लास भी कल ना करके परसों अपन कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो, नहीं 3 मारो, ठीक है। मिलते हैं, अच्छे से मेहनत करो। एक बार फिर से आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा आपको इतना अच्छा मौका मिला है, इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे, उनको मिली नहीं, सुविधाएं मिली नहीं। आपको घर बैठे अगर सुविधा मिल रही है, और ऐसी सुविधा नहीं कि फॉर्मेलिटी सुविधा मिल रही है, जो क्लासेस आप जा करके बाहर खरीद कर भी नहीं खरीद पाते, वो क्लासेस यहाँ पे हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करके आप रोड रिस्क में जाकर के ट्यूशन पढ़ने जाते, इस कोरोना काल पे आपको घर पे बैठे हुए चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ, ईमानदारी से पढ़ो। अब एक्सक्यूजेस मत बनाना कि सर हमारा पापा जी हमारा नंबर अच्छा नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से अमित सर ने जो आप लोगों के लिए किया है ना, उतना तो शायद ही कोई कर पाएगा। तो चलो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। अच्छे से मेहनत करो और मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना के लिए आपको पढ़ना है, फालतू का नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल नहीं परसों, 3 मारो, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे घर में जो छोटे हैं उनसे भी मेहनत करवाओ, वो